यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, चंद्रवंश पढ़ रहे हैं हम। चंद्रवंश में जो जो बातें राजा हमने पढ़े थे, देखो हल्का समय वहां तक रिकॉल कर लो। जो बच्चे आए थे नहीं आए थे उनका रिवीजन भी हो जाएगा, जरा वहां तक बता लो। मैं सबसे पहले हमने बताया था चंद्रवंश के स्थापना के विषय में। सबसे पहले सोमचंद क्या था आपका, बेसिक बातें बताऊंगा। मैंने कहा था लगभग हमारे पास 700 ईस्वी से और 1790 तक जो टाइम पीरियड पर रहता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, उसे वो था चंद्र राजवंश। क्या आपका, चंद्र राजवंश। इस राजवंश का संस्थापक शासक जो था वो था सोमचंद। कौन था आपका, सोमचंद। अधिकांश विद्वानों में मतभेद है। कई लोग थोहरचंद को भी इस वंश का संस्थापक शासक मानते हैं। एक राजा आएगा अभी 23वें नंबर का राजा, थोहरचंद, लेकिन अलग राइटर बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा बेसिकली बीडी पांडे और एटकिंसन साहब एक माने जाने इतिहासकार हैं। एक वेस्टर्न है तो एक हमारे उत्तराखंड के इतिहासकार, कुमाऊं के इतिहासकार हैं और क्रांतिकारी भी हैं। तो उनके अनुसार उन्होंने कहा कि इस वंश का संस्थापक जो था, प्रमाण जो मिले आपका, सोमचंद को इस वंश का संस्थापक शासक माना था। अब सोमचंद आया था एक देशाटन के लिए आया था, एक घूमने के लिए आया था। ठीक है, जब ये कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में आता है, ब्रह्मदेव राजा था और उसके योग्यता को देखकर ब्रह्मदेव बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। उसके कोई वंशज थे भी नहीं, तो उसने क्या किया, अपने पुत्र का विवाह चंपा, मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, अभी पूरा बताया आपको। चंपा अपने पुत्र का विवाह उससे कर लेता है। किससे, सोमचंद से। और यही नहीं है आपका, उसको वहीं पर इसी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, स्पेशली चंपावत में, उसे काली कुमाऊं क्षेत्र बोलते थे, वहां पे उसे कोतवाली छावनी बोलते थे। तो वहां पे उसने 15 बीघा जमीन दान दे दी आपका। और कहते उसी 15 बीघा जमीन पर इस सोमचंद के द्वारा चंद्र राजवंश की नींव रखी गई। समझ गए। फिर उसने उस अपने राज्य में, राज्य राजधानी जहां पे चंपावत राजधानी थी, उसे बहुत सारे काम किए उसने। सबसे पहले तो एक किला बनाया था उसने। क्या बनाया था, एक फोर्ट बनाया था। उस फोर्ट का नाम क्या था, राजभोंगा किला। क्या किला बनाया था, राजभोंगा। अब उस किले की रखवाली के लिए, किला जो भाई राजा के लिए सबसे प्रबल क्या था, किला था। उस किले की रखवाली के लिए उसने क्या किया, एक व्यवस्था शुरू की थी, चाराल। क्या थे आपका, चाराल। बेसिकली इसमें चार जो जाति नेपाल मूल के थे ये लोग, ये बहुत बहादुर किस्म के लोग थे आपका। उनको उस किलेदार नियुक्त किया। कौन कौन थे वो, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। ये चार जाति के लोगों को उसने क्या, चारण व्यवस्था में शामिल किया। साथ ही साथ हमने देखा था कि इसने अपने विश्वास पात्र लोगों में मेहरा फरतियाल जैसे जाति के लोग थे, उनको अपने विश्वस्त व्यक्ति बनाया, अपने बड़े बड़े पदों पर उससे पदासीन कराया। ये भी देखा था हमने। हमने इसके साथ साथ देखा था हमने कि इसने कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, जो आज जिस प्रकार के प्रधान होते हैं हमारे पास, उस प्रकार से उसने बोड़ा और ग्राम सेना, इस प्रकार का सिस्टम उसने संभवतः लागू किया था। तो इसे संभवतः कुमाऊं क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था का जनक भी किसे माना जाता है, उसी चंद्रवंश के प्रथम शासक सोमचंद को माना जाता है। बस समझ गया था। इसके अलावा हमने कहा ये एक मांडलिक राजा था। मैंने कहा था इतिहासकार कहते हैं ये स्वतंत्र शासक नहीं था बल्कि मांडलिक राजा था। इसने सामंत के रूप में, सामंत मतलब जो कोई शासक किसी के अंडर में काम करता, तो डेफिनेटली जो प्रमाण मिले हैं, तो ये जो व्यक्ति था हमारा, ये डोटी के राजा को, नेपाल के राजा को क्या देता था आपका, टैक्स देता था आपका। क्या, टैक्स देता था। तो इसे मांडलिक राजा कहा गया। इसे क्या कहा गया, मांडलिक राजा कहा गया। फिर जो छोटे मोटे काम थे वगैरह वगैरह सब बताए थे मैंने आपको, उसके बारे में सब लिखाया था। अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ। फिर हमने कहा था इसके संबंध में, चंद्र राजवंश का राज के चिन्ह की बात करेंगे तो क्या था आपका, गाय। हालांकि कुछ शासक ऐसे भी आएंगे उन्होंने अपने राज के चिन्ह को चेंज किया है, लेकिन हम देखा जाए तो पूरा राज का चिन्ह जो रहा आपका गाय रहा। राजधानी भी इनकी दो राजधानी थी। क्या राजधानी थी, दो राजधानी थी। पहली राजधानी जो स्टार्ट में रही कहाँ रही, चंपावत में रही। और चंपावत में बहुत लंबे समय तक आपका रही। ठीक है, लगभग 1563 तक इनकी राजधानी कहाँ रहती है, चंपावत रहती है। उसके बाद एक राजा आएगा बालो कल्याण चंद्र। कौन आएगा, ये सब स्टोरी आगे देखेंगे हम। तो बालो कल्याण चंद नाम का राजा होगा। तो बालो कल्याण चंद क्या करेगा कि अपनी राजधानी कहां शिफ्ट करेगा, आलमनगर। आलमनगर को वर्तमान में किस नाम से, अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। वो भी देखेंगे उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों राजधानी चेंज की उसने। ठीक है, क्या उसके पीछे रीजंस थे और कैसे सफल रहा हो, कैसे उसने आलमनगर की स्थापना की। ये सारा जो घटनाक्रम है उसको हम देखेंगे, आगे देखेंगे जब आएगा। तो बहरहाल अभी ध्यान रखना है कि दो राजधानी थी इनकी, पहली चंपावत, आफ्टर इनकी राजधानी कहां थी, अल्मोड़ा। देखा हमने। अब सोमचंद के बाद राजा बनते कुछ, उसका नाम था कौन था आपका, उसका उत्तराधिकारी क्या था आपका, आत्मचंद। कोई खास बात नहीं है आपका। 62 राजा तो हुए। अब 62 राजाओं के बारे में सर किसी के बारे में पता होना आवश्यक नहीं है आपको, क्योंकि प्रमाण ही नहीं है आपका। किसी भी किताब को उठा के देखोगे आप तो बोलेंगे इनके बारे में प्रमाणों का अभाव है। जिनके बारे में प्रमाण मिले उन्हीं बातों को हम लिखा सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हमारे साक्ष्य है। तो आत्मचंद बना, इसके कुछ खास देखा नहीं किया आपका। एक पूर्णचंद बना। क्या बना, पूर्णचंद। उसके समय में कुछ खास भी देखा नहीं गया आपका। हाँ, चौथा शासक जो बताया था मैंने, इंद्रचंद।
क्या आपका इंद्रचंद, ये बहुत महत्वपूर्ण था भैया, इससे क्वेश्चन आता है इंद्रचंद। एक तो घमंडी किसमें करा जाता कहते हैं इसे, और सबसे खास बात मैं इसे काम पे बात पाऊं कि इसके समय ही पहली बार क्या हुआ आपका, चीन और नेपाल जैसे देशों से विदेशी संबंध स्थापित किया गया आपका, क्या आपका विदेशी संबंध स्थापित किया गया, और वहां से लोग रेशम ला कर आपका, इसे रेशम का कारखाना कहाँ लगाया, उत्तराखंड में लगाया इसने, मतलब अपने राज्य में लगाया, चंपावत में लगाया रेशम का कारखाना, रेशम का उत्पादन, रेशम का कारखाना, ये तमाम जो रेशम से संबंधित जो भी बात आएगी इसको से टिक करोगे आप इंद्रचंद को, क्या करोगे इंद्रचंद। अब मैंने कहा रेशम का उत्पादन यहाँ पे लाए तो ये कीड़े जो होते हैं, कीट होते हैं, रेशम के कीट होते हैं, ठीक है, शहतूत का वृक्ष उगते हैं, उनकी भी बहुत केयरिंग करनी पड़ती है, उनकी होता है ना, तो केयरिंग, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में रेशम संघ का जो मुख्यालय प्रेमनगर में है, कब गए आप, चाय बागान पीछे देखा कभी आपने, देखा नहीं कभी, देखा रेशम संघ वहां पे रेशम का, तो मेरे केयरिंग, हाँ प्रेमनगर साइड में, क्योंकि केयरिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं तो उनकी केयरिंग करनी पड़ती है, बहुत रख रखाव उसमें लगा होता है उसमें, तो हो सकता है वहां पे हमारी अनुकूल जलवायु थी नहीं, उस जलवायु भी चाहिए उसका हिसाब की, तो उन कीटों को पनपने के लिए आपका उस प्रकार की जलवायु उस हमारे राज्य क्षेत्र में हुई नहीं आपका, तो कहीं ना कहीं उनका उत्पादन बहुत कम हुआ, बड़े ढोल नगाड़े के साथ लाया था ये, जोर जोर उत्साह के साथ लाए थे, हम अपने राज्य में क्या बना रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, राजा की जय जयकार हुई आपका, फिर पता चला कुछ हो ही रहा यहाँ से, है ना, तो इसने क्या झूठी खबर फैलाने की प्रथा, जैसे कहा कि बेइज्जती नहीं हो जाए मैं आपका, तो उसे कहा पटरंग वाली प्रथा, पटवा शब्द होता है, जो काम करते थे रेशम के जो मजदूर थे उन्हें पटवा बोलते थे आपका, तो उसी पटवा शब्द से बना पटरंग वाली प्रथा, पट मैंने कपड़ा, रंग में रंगना, मतलब उसे कहते थे रेशम का कपड़ा रंगता था, अच्छा मतलब एक झूठी खबर फैलाएगी, तो पटरंग वाली प्रथा मतलब एक झूठी खबर फैलाने से थी, जिससे कि रेशम का उत्पादन अधिक हो, रेशम पक्का रंग पकड़े, ठीक है, तो ये प्रथा भी किसने स्टार्ट की थी, इंद्रचंद ने, किसने आपका, इंद्रचंद, इंद्रचंद के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है अपने। फिर हमने देखा था कुछ राजों के नाम भी हमने देखे थे, क्या देखा था हमने इसमें आपका, जैसे हमने संसार चंद था, सुधा चंद था, हरिचंद था, ठीक है, हाँ हरिचंद के बाद था वीणाचंद, लगभग कौन सा 8वें नंबर का राजा वीणाचंद। वीणाचंद के बारे में काफी कुछ बातें, एक ही बात है बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कि वीणाचंद वो शासक था, विलासी प्रवृत्ति का शासक था आपका, इसने क्या किया, इसके पूर्वजों ने जिस प्रकार से राज्य को बनाया था उसको मजबूत किया था, उसके प्रशासन को मजबूत किया था, लेकिन इसने क्या किया, डेफिनेटली इसने क्या किया, उस राज्य पर ध्यान देना इसने कम कर लिया, अपने विलासी प्रवृत्ति के कारण इसे राज्य पे ध्यान देना कम कर लिया। इस कारण हुआ क्या कि इसका राज्य धीरे धीरे गर्त किया जाने लगा। तो मैंने कहा पहला ऐसा इंसिडेंट उत्तराखंड में हुआ जबकि जो राजपूत शासक थे, खस, कौन थे आपका, खस थे, तो राजपूत शासकों ने क्या किया, उन्हें मूव ऑन किया आपका उत्तर की ओर, साउथ में शासन करते थे लोग, ये उत्तराखंड के साउथ में करते थे, तो राजपूत लोगों ने अभियान किया आपका, तो इस अभियान में क्या हुआ, ये हार गया। मैंने कहा विलासितापूर्ण जीवन था इसका, ध्यान देता नहीं था, लोग भी इससे नाराज थे, लोगों ने वैसे धोखाधड़ी कर ली आपका। तो एक नाम था बीजड़, क्या था आपका, बीजड़, तो बीजड़ नामक राजा ने अटैक किया इस पे, वही हार गया था ना, पहला राजा वो लिखा भी होगा उसमें, पहला जो खस शासक बीजड़ था। तो क्या इस समय देखा गया आज जब बीणाचंद का शासनकाल, तो बीणाचंद के शासनकाल से लगभग 200 वर्षों का टाइम पीरियड कुमाऊं क्षेत्र में जो रहा, वो ब्लैक पीरियड रहा, मतलब ब्लैक पीरियड मतलब उस समय चंद्र वंश का नामो निशान मिट गया था, मतलब नाम मात्र के शासक थे जो भी बने ना उसमें बने होंगे आपका, नाम मात्र के, मतलब जितना भी मेरा कहने का मतलब, किस शासक के शासनकाल में लगभग 200 सालों तक कुमाऊं क्षेत्र पर खसों का आधिपत्य रहा, तो आपका जवाब सीधा होगा वीणाचंद के समय, ठीक है, इसकी जिसे वीणा बजनी चाहिए थी वैसे बजी नहीं वीणा इसकी, है ना। अब इसके बाद अब बड़ा टारगेट था, लोग परेशान हो गए खसों से, भाई खसों से लोग क्या हो गए परेशान, पूरी प्रजा परेशान हो गई, आपका लगातार शोषण करते थे, बाहरी लोग थे शोषण करते थे आपका, ठीक है। तो काफी बार उन्होंने निकलने की कोशिश की, भाई किस प्रकार से इनको पराजित करे, तो हो नहीं पाया आपका, क्या हो नहीं पाया आपका। लेकिन इनमें एक इन्हीं के वंश में एक व्यक्ति आया आपका, फिर नेक्स्ट शासक जो बनता है उसका नाम था वीरचंद, क्या था वीरचंद, जैसे नाम था वीरचंद वैसे काम भी इसने किया गया, यथो नाम तथो गुण, ऐसा था आपका। अब उसमें समय वीरचंद जो था, ये व्यक्ति जो था, संसार चंद्र राजा पढ़ा था ना पौरव में, उसका वंशज था। तो इनको पता चला कुमाऊं के लोगों को, एक व्यक्ति था उनमें आपका, इनका दरबारी था श्री सोन खड़ायत, क्या था सोन खड़ायत नाम लिखा हुआ अपने वर्षों, तो श्री सोन खड़ायत था। तो श्री सोन खड़ायत को पता चला कि हमारे वंश का एक व्यक्ति, मतलब इनके पास लीडरशिप का अभाव था, लीडरशिप तो होनी चाहिए ना, अभाव था आपका। अब सोम खड़ायत बूढ़ा व्यक्ति था भाई आपका, जिससे कहा मेरे बस का भी लीडरशिप है नहीं, कोई कोई हमें लीडर चाहिए, मतलब जिसके इसके क्या करें, जिसके लीडरशिप में हम युद्ध कर सकें, आगे कर सकें। तो इन्हें पता था नेपाल गई, इन्हें पता कि हमारा वंशज का नेपाल में है, इनको सारी स्टोरी बताई उन्होंने आपका कि आप इनके वंशज जो ऐसा ऐसा वजह। वो भी विद्वान टाइप का व्यक्ति था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ऐसे ठीक है, वो इसको लेके आए कहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र में। अब इसने पहले देखा कि क्या रीजन रहे कि हमारा राज्य जो कुमाऊं राज्य था आपका, ये गर्त की ओर गया,
तो उससे पहले तो वही विलासिता थी, राज्य पे ध्यान देना कम किया। और दूसरी सबसे खास बात इसने देखी कि जो पहले के हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को बांध के रखा था, मतलब इकट्ठा, एकत्रित, यूनिटी पे उनकी बड़ी ताकत थी, उनपे सभी जाति के लोगों को, सबको उनको संतुष्ट किया। लेकिन बाद में आता थे वीणाचंद ने, आपको वो काम नहीं किया था आपका, सबको नाराज करने का काम किया इसने, तो लोग बिखर गए मतलब। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जितने भी जाति के लोग थे पहले, जो राज्य को पहले सपोर्ट करते थे, क्या करते, राज्य को सपोर्ट करते थे, क्या करते थे, राज्य को सपोर्ट करते थे, उन दोबारा उनको क्या रीयूनिट करने का काम किया आपका, उनको दोबारा क्या किया आपका, एकत्रित करने का काम किया। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने पूरी सेना को एकत्रित किया, लोगों को खुश किया, लोगों का विश्वास जीता, काबिलियत थी उसने आपका, ठीक है, डेफिनेट लोगों का विश्वास उसके प्रति हुआ कि भाई ये राजा हमें ठीक लग रहा है, व्यक्ति ठीक लग रहा है, इसको हमें जिताना चाहिए। लोग एकत्रित हुए, फिर इसने अटैक किया किस पे, खसों पर। किस पे क्या आपका, खसों पर अटैक किया। तो उस समय खस राजा था आपका सोपाल, अंतिम खस राजा बोलेगा उत्तराखंड में, अंतिम खस शासक कौन था, सोपाल। कौन था, सोपाल। सोपाल सॉरी, सोपाल पे अटैक हुआ इसका, क्या हुआ, अटैक हुआ आपका, और उस अटैक में क्या हुआ कि सोपाल हार जाता है। तो इस प्रकार से वीरचंद के समय ही लगभग 200 वर्षों के बाद कुमाऊं को खस शासकों से क्या मिली, आपको मुक्ति मिली। क्या मिली, मुक्ति मिली। तो खस शासक आए किसके समय थे, वो भी आपको ध्यान रखना है, और गए पराजित किसके समय थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वीरचंद के समय, नाम वीरचंद है उसका, उसके समय उनको हराया गया था, और किसके समय, वीणाचंद के समय क्या कर भाई थे। तो मुझे लगता है आई थिंक मैंने इतनी बात आपको बताई होगी। सब हाँ जी बताइए बताइए। सर, ये दिया ना वेटिंग रूम में है, उसको ज्वाइन करा दीजिए। तो इतनी लास्ट बातें मैंने आपको बताई थी, आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी इतनी बात। सैटरडे को भी बताया था, कुछ बातें लिखाए गए थे मैंने, इतना लिखा लेता ना, लिखा लेता आपका। अब आगे बढ़ते हैं, पहले हम जरा बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एक शासक इसमें है, देखो इसमें भी इतिहासकार में जरा मतभेद है, मैं आपको बता लूं, फिर भी इसमें एक शासक है, पहले मैं इसको बता लूं, पहले पहले उस घटना को बता लूं मैं। अब इसमें इतिहासकारों का मतभेद क्या है वो भी बता लेता हूं मैं आपका। अभी क्या हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा का नाम कम पूछ ले तो वो भी ध्यान रखना, लेकिन फिलहाल जो घटना है ये आपको ध्यान रखनी है, 1191। क्या बोला मैंने आपका, 1191 की घटना ध्यान रखना आपका। तो 1191 ईस्वी में, ठीक है, उत्तराखंड पर, इस उत्तराखंड क्षेत्र पर, कुमाऊं और मानसखंड जो क्षेत्र था हमारा आपका, इस पर आपका अशोक चल, नाम सुना, सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, आप सुन लो। अशोक चल का आक्रमण, पहले क्वेश्चन आता है कि अशोक चल का आक्रमण, अशोक चल का आक्रमण उत्तराखंड क्षेत्र पर कब हुआ था, उत्तराखंड क्षेत्र पर कब हुआ था। तो आप क्या बोलोगे, 1191। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डेट पूछी जाती है आपका। अभी अशोक चल था कौन, अशोक चल था कौन आपका। तो ये अशोक चल जो व्यक्ति था, ये राजा जो था अशोक चल था, ये था नेपाल का, कहां का, नेपाल का। कहां से था, नेपाल का। और नेपाल में भी आपका एक प्रांत पड़ता है, दुल्लू प्रांत। क्या पड़ता है, जैसे हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में प्रांत हमारा है उत्तराखंड, वैसे वहां भी इस समय रहा होगा। तो नेपाल में एक प्रांत पड़ता है दुल्लू प्रांत। और दुल्लू प्रांत, इसका कुल, कभी कभी इसका कुल पूछा था, कुल किस कुल का था, प्रत्येक कुल होता है, इसका कुल था वैरात कुल। कौन सा कुल था आपका, वैरात कुल। इसको ध्यान से समझना, तो वैरात कुल, मैंने कहा 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में अशोक चल का क्या होता है, उत्तराखंड पर, उत्तराखंड पर आक्रमण होता है, ठीक है। और ये कहां के रहने वाला था, नेपाल का। प्रांत कौन सा था, दुल्लू प्रांत, ठीक है। और मेरा किस कुल, कौन सा कुल था इसका, वैराट कुल था। कौन सा, वैराट कुल। अभी अशोक चल के आक्रमण के प्रमाण जो मिले, हमारे उत्तराखंड में त्रिशूल लेक है आपका, खासतौर पर गोपेश्वर में, आपने पहले ही पढ़ा होगा, कुछ लेक मिले हैं आपका। भाई देखो हमारे पास दो त्रिशूल लेक हैं, एक गोपेश्वर में त्रिशूल लेक मिला। त्रिशूल लेक का मतलब होता है कोई ऐसा त्रिशूल है, मतलब ऐसा त्रिशूल है आपका, यहाँ पे लिखा गया, मतलब त्रिशूल की पट्टी जो ना, पट्टी है आपका, बहुत बड़ा त्रिशूल है आपका, ऐसा यहाँ पे लिखा गया कुछ। तो अब जब जाओगे गोपेश्वर, जाओगे गोपीनाथ मंदिर, कभी आप गोपेश्वर जाने का मौका मिलेगा, तो गोपेश्वर गोपीनाथ जी का मंदिर है। या ऐसे आप जाओगे बाड़ाहाट उत्तरकाशी में, जो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर के सामने, देखा आपने, किसी ने गोपेश्वर वाला देखा, आपने देखा होगा। तो और सब भी, मैंने देखा है। चलो आपने देखा, बहुत बढ़िया, बधाई की बात है आप भी, है ना। और इधर वाला,
उत्तरकाशी वाला, विश्वनाथ वाला, नहीं देखा? अच्छा, क्या देखा तुमने जो पहले चलो चलो कोई बात नहीं। जिन लोगों ने देखा है, जो कौन बोल रहे थे, दिया बोल रही थी मैंने देखा, किसने देखा? हाँ जी सर, मैंने हाँ देखा तो है। दिया, क्या देखा उसमें आपने? गोपीशा के त्रिशूल में क्या देखा आपने, जरा बताइए मुझे। सर उसमें एक तो वो बहुत पुराना मंदिर है और उसकी मान्यता बहुत है। नहीं और सर नहीं, उसके बाहर ना एक त्रिशूल लगा हुआ है। हाँ जी हाँ, त्रिशूल के बारे में क्या देखा उसमें आपने? सर मतलब ऐसे नोटिस नहीं करा, बट त्रिशूल है वहां पे। त्रिशूल तो अच्छा अच्छा, आपने एक दोस्त क्या देखा, कुछ लिखा उसमें? हाँ हाँ, अच्छा छोटे मतलब वही है कि भाई जब पूछने की बारी आती है, हम छोटे थे तो हम देखा है ना, कई सारा लिपि अलग थी आपका, ठीक है, मतलब अच्छा है ना, सर अच्छा। जैसे जैसे उसके आर्किटेक्चर वैसी है जैसे तुंगनाथ वगैरह का है ना, जैसे हाँ सीमेंट समझ, से बना हुआ है। बट उस सीमेंट नहीं, सीमेंट नहीं है, जो पत्थर पत्थर सॉरी पत्थर पत्थरों को से। सीमेंट कब से यूज होने लगा? सॉरी सीमेंट, सॉरी सर पत्थर। तो पत्थर उससे पत्थर, बना हुआ है। हाँ हाँ, है ना? तब पर त्रिशूल बाहर ही लगा हुआ है उसका, ये है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। आपको बता लो मैं, वही जो जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल लेक आपका, तो उस त्रिशूल लेक में बहुत सारे नाग राजाओं को लेक भी, एक तो क्या बोला, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग, ऐसे नाग राजा, मतलब आपका अभी आप यहाँ पे ना प्राचीन समय में नाग जाति के प्रमाण के उल्लेख भी मिलते उत्तराखंड में, कि भाई जब प्रमाण कोई मिला होगा तभी तो लिखा हमने आपका। तो वैसे वहां पर आपका इस अशोक चल की जानकारी भी लिखी है, वो आक्रमण करेगा, वो खुद आएगा वहां पर, समझ गए आपका? तो इसकी जानकारी मिलती है आपका, तो इसकी जानकारी कहां से मिलता है? मैं आपका गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है कि डेफिनेटली इसने फला फला तारीख में इसने क्या किया होगा, यहाँ पे आक्रमण किया होगा, ये जानकारी है इसमें आपका। तो ये ध्यान रखना है कि इस अशोक चल के आक्रमण की जानकारी कब मिलती है? मैं आपका 1191 में। अब ध्यान देना, इसको ध्यान देना, देखा आपको क्या विश्वनाथ मंदिर जो है वहां भी है इसका त्रिशूल, सब मिलेंगे पड़ा। तो पहले आप समझे बात क्या बोला मैंने, कि अशोक चल का आक्रमण कब हुआ था? 1191 में, ठीक है, और कहां का रहने वाला था? नेपाल के दुल्लू प्रांत का, और बैराकपुर का रहने वाला था एक। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसका आक्रमण उत्तराखंड पे जब ये आक्रमण किया होगा, कि उस समय उत्तराखंड में राजा कौन था, चंद्रवंश का शासक कौन था, मतलब, ठीक है। अब कहीं इतिहासकारों ने तो दे रखा कि भाई ये इस समय वीरचंद था। कौन था आपका? वीरचंद। कहीं इतिहासकार कहते हैं कौन था? वीरचंद था। लेकिन जब वीरचंद का कार्यकाल इतिहासकारों ने देखा, उसमें देखो आप वीरचंद का कार्यकाल कब से कब तक है, आप देखो ना वीरचंद का कार्यकाल देखो आप, सर 180 तक, एक एक सौ हजार अस्सी वन नहीं, जीरो 1080 सॉरी। 1080, बात समझ गए? तो भाई 1080 में 1191 में आक्रमण किया, तो 1080 तो पहले हो गया आपका। तो कई इतिहासकार तो मानते हैं, अब इतिहासकार मतभेद है, मतलब आपका समझ गए, मैंने कहा ना, प्रमाण जैसे लोगों को जैसे मिले, प्रमाण मिले, तो उसके आधार पर इतिहासकार ने पुस्तकें लिखी है आपका। तो कई इतिहासकार मानते हैं वीरचंद, लेकिन ये तिथियां जब देखी गई आपका, तो ये प्रमाण सही नहीं होता आपका। लेकिन इस समय इतिहासकार जो मानते हैं, इस समय जो एक्चुअल में जो राजा था उसमें, वो तो नानकी चंद। कौन था आपका? नानकी चंद। कौन था आपका? नानक चंद। तो नानक चंद का टाइम पीरियड इस समय था आपका, तो कहीं इतिहासकार मानते हैं वीरचंद के समय नहीं, बल्कि आपका अशोक चल का जो आक्रमण हुआ था, वो नानकी चंद के समय हुआ था आपका। अब इसमें इतिहासकार मतभेद है भैया, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये बात सही है, ये बात सही है, तो दोनों में हम लिखा लें। जब भी ऑप्शन आएगा तो भाई कहीं ना कहीं अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपको, ऐसे विरोधाभास क्वेश्चन आते नहीं है आपको, क्योंकि तब ज्यादा पिटिशन डालते हैं, इसमें ये लिखा उसमें वो लगा, क्वेश्चन डिलीट होता फिर आपका, तो बचता है क्वेश्चन को पूछने से, समझ गए? हाँ ये जरूर पूछेगा ये एग्जैक्ट डेट कब हुआ था, 1191, ठीक है, एग्जैक्ट थी आपको, ठीक है। एक दो तीन आक्रमण पता होने चाहिए आपको, 111 से इसमें आपका एक दूसरा आक्रमण हुआ था नेपाल से ही आपका, एक नाम देना, क्राचल देव, नाम सुना आपने? ये दो आक्रमण, क्राचल देव, एक शासक और था क्राचल देव, ये पॉइंट दोनों नोट वाले पॉइंट है, मतलब एग्जाम में सीधे पूछते हैं आपका, ये क्राचल देव का आक्रमण कब हुआ था, या बोलेगा अशोक चल का आक्रमण कब हुआ था। तो कॉमन बात इनमें ये है आपका कि क्राचल देव भी जो था, ये भी नेपाल का शासक था। कहाँ का शासक था? क्राचल देव भी नेपाल का शासक था, समझ गए बातें? तो इसका आक्रमण जो होता है, ये होता है 1223 ईस्वी में। कब होता है? 1223 ईस्वी में। दो बातें ध्यान रखनी है कि भाई इसका आक्रमण 1191, इसका आक्रमण 1223 ईस्वी में, याद रहेगा वो बात, याद रहेगी, ठीक है। तो इनको जरा हम नोट में लिखते हैं, है ना, इन पॉइंट को नोट में लिखते हैं। चलो अब जरा नोट में नीचे लिख लीजिए आप, मैं इसको जरा नोट में लिखा लूं आपको। हाँ लिखना इसमें, नोट लिखोगे नीचे,
लिखा आपका गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख के अनुसार, नोट में पॉइंट लिखना, गोपेश्वर के गोपेश्वर के त्रिशूल गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख के अनुसार, जरा मैं फोन अटेंड कर लूं। क्या लिखा आपने? हाँ, गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख के अनुसार, ठीक है, 1191, ये पॉइंट नोट में मतलब इंपॉर्टेंट है। 1191 ईस्वी में गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख के अनुसार 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में, ठीक है, इस क्षेत्र पर 1191 ईस्वी में इस क्षेत्र पर इस क्षेत्र पर इस क्षेत्र में कुमाऊं गढ़वाल का मानस पूरा क्षेत्र जो था आपका, इस क्षेत्र पर अशोकशल 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 ने अशोकशल ने आक्रमण किया। अशोकशल ने आक्रमण किया आक्रमण किया आक्रमण किया। फुल स्टॉप। अशोकशल 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 नेपाल के दुल्लू प्रांत का, नेपाल के ऐसा दुल्लू प्रांत, कोई ऐसा नेपाल प्रांत रहा होगा, नेपाल के दुल्लू प्रांत का दुल्लू प्रांत का निवासी, नेपाल के दुल्लू प्रांत का निवासी, नेपाल के दुल्लू प्रांत का निवासी तथा वैरात कुल से संबंधित था। कुल इसका जो था वैरात कुल, लिखा मैंने वैराज नहीं वैरात। अरे बाबा ये लिखा तो मैंने, क्या करें, मुझे लग रहा तो मैं कलर ब्लाइंडनेस रोग हो गया तुम लोगों को है? तुम देख भी नहीं पा रहे हो। वैरात कुल है ना, होता है कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वैरात कुल का निवासी था। उसका कुल होगा ना, संबंधित था मतलब, ठीक है। आगे उसमें लिखना आपका, इस समय उत्तराखंड में, इस समय कुमाऊं में लिखना है एकदम, चंद्रवंश में, इस समय चंद्रवंश में, कुमाऊं में जो भी लिखना चाहोगे, इस समय चंद्रवंश में, इसमें आगे लिखिए, इसमें चंद्रवंश में, ठीक है। कई इतिहासकारों के अनुसार वीरचंद, ऐसे लिख लेना, कुमाऊं में चंद्रवंश में कई इतिहासकारों के अनुसार वीरचंद तथा कई इतिहासकारों के अनुसार, कई इतिहासकारों के अनुसार वीरचंद तथा कई इतिहासकारों के अनुसार, कई इतिहासकारों के अनुसार नानकी चंद का शासन था, शासन था। बात समझे आप, मेरी बात समझे ना, कहने का मतलब क्वेश्चन आएगा कि उस समय कुमाऊं का राजा कौन था बे, तो मैंने कहा मैं वैसे कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कई इतिहासकार मानते वीरचंद को मानते हैं, समझ गए, लेकिन जब तिथि देखते हैं तो वीरचंद का शासनकाल पहले खत्म हो गया था, 80 में खत्म हो गया था। अब उन जिन लोगों लेखकों ने माना होगा, डेफिनेटली उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया होगा उन्होंने, उन्होंने प्रमाण दिए हुए कुछ, ठीक है। कुछ मैंने कहा नानकी चंद को कहते हैं, तो मतभेद इसमें जरूर है, ठीक है, लेकिन मैंने लिखवा लिया आपको, समझ गए। अब एक नोट नंबर 2 लिखना इसमें, इसका भी लिख लेते हैं, नोट नंबर 2 लिखिए इसमें। देखिए, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, चंपावत के, अभी ये प्रमाण, पहले वाला प्रमाण कहां से मिला था, गोपेश्वर से। अब हम बात आ रहे हैं
चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। लिखिए चंपावत के बालेश्वर, प्राचीन मंदिर है, तो क्वेश्चन ये भी हो गया कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है, चंपावत। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, मंदिर से 1223 ईस्वी का 1223 ईस्वी का क्राचल देव, 1223 ईस्वी का क्राचल देव, ये राजा का नाम है, भी ये लिखा है क्राचल देव, क्राचल देव, बैकग्राउंड नेपाल का ही था, ये लिख सकते हो बैकग्राउंड। क्राचल देव का अभिलेख, क्राचल देव का अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। 10 मांडलिक, जब 10 ऐसे राजा थे जिन्होंने किसके अंदर में काम किया, इस क्राचल देव के अंदर में 10 मांडलिक, 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। दस मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट नोट वाले पॉइंट थे, मैंने, मुझे लगता है आप, उम्मीद है तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, 1191 और 1223। और ये भी ध्यान रख के 1191 में कौन था, अशोक चल, और 1223 में कौन था, क्राचल देव। एक का प्रमाण मिला है कहां से, गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से, जो कि गोपीनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, और दूसरा चंपावत बहुत प्राचीन मंदिर है, बालेश्वर मंदिर, वहां से मिला है। समझ गए ना बात है आपको, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब इस बीच ध्यान देना, कौन सा नंबर का राजा था, मतलब वही जो हम वीरचंद पढ़ रहे थे ना, 9 जो राजा था आपका, है ना, जो राजा आपने जैसे वीर पढ़ा आपने। अब इसके बाद ना बहुत सारे शासक बने आपका, जैसे नानी के चंद भी बाद में, इसका नंबर भी बाद में आता है। ठीक है, लेकिन इस बीच राजाओं के नाम नरचंद, रूपचंद, ध्यानचंद, ऐसे राजा बने आपको, उनके नाम मात्र के राजा रहे आपको, उनको उल्लेख मिला दिए, तो जिनके बारे में जानकारी चाहिए उसको लिखते हैं, है ना। कुछ राजा बने ना, नाम मात्र के राजा थे, वो चाहो तो पूरी मैं वो चार्ट लिस्ट आपको भेज दूंगा, नाम आप लिख लेना आराम से उनके नाम, बस कहीं पूछेगा नहीं इस बार कौन बना, खाली फालतू का कॉपी पर नहीं भर, आपको भेज सकता हूँ मैं वो चीजें, कहाँ पे आपको लिखना कि 61-62 राजा जो रहे कौन कौन रहे, आप देख सकते हो उसे आपको, वैसे काम की बात नहीं। अब जो काम का राजा है उसे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट राजा आएगा, यहाँ तक समझ की बात, ठीक है, अब समझ के चलना है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट राजा आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई इतिहासकार इसे ही इस वंश का संस्थापक शासक मानते हैं। इसका नंबर था 23वां नंबर, इसका नंबर पता होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, इसका नंबर ही पता होना चाहिए, 23वां वाला, समझ गए। इसका नाम है, देखिए तोहरचंद, लिखिए तोहरचंद। पहले सबसे पहले कार्यकाल लिखिए तोहरचंद का, 1261 से 1275 तक। तोहरचंद के बारे में पहले कार्यकाल लिख लीजिए, टाइम पीरियड इसका लिख लीजिए, टेन्योर लिखिए इसका, ये 1261 से 1275 तक शासक रहा। बात समझिए आपका, अब समझना बात इसके बारे में। मैंने कहा खासतौर पर 2 इतिहासकार ऐसे हुए, क्या हुए, 2 इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने इसे इस वंश का संस्थापक शासक माना है, उन्हें कुछ प्रमाण दिए। मतलब आपका जब, अगर वैसे तो नाम पूछे, वैसे पूछेगा कि चंद वंश का संस्थापक शासक कौन है, तब सोमचंद ही करोगे आप, क्या करोगे, हरदेव। लेकिन जब 2 नाम देगा, वो कौन से नाम देगा, एक तो बता दो मैं आपका, एक नाम है हर्षदेव जोशी, कौन आपका, हर्षदेव जोशी, एक आगे इसका पूरा वर्णन आएगा इसका, ठीक है, प्लस डब्ल्यू फ्रेजर, क्या आपका, डब्ल्यू फ्रेजर, ये विदेशी राइटर है, मतलब जैसे एटकिंसन विदेशी राइटर था, वैसे डब्ल्यू फ्रेजर। तो हर्षदेव जोशी और डब्ल्यू फ्रेजर ने, इस डब्ल्यू फ्रेजर ने एक पुस्तक लिखी थी आपका, रिपोर्ट ऑन कुमाऊन एंड गढ़वाल, एक पुस्तक लिखी थी इसने, रिपोर्ट कुमाऊन एंड गढ़वाल, एक बुक लिखी थी आपका। तो उस बुक में इस डब्ल्यू फ्रेजर ने
और साथ में हर्षदेव जोशी के कुछ प्रमाण थे, इन्होंने इस थोर चंद को इस वंश का संस्थापक शासक माना है। समझ गए? जब कभी कभी आपके पास चंद वंश का संस्थापक शासक कौन है, अगर सोमचंद ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे आप? थोरचंद करोगे। लेकिन अगर आपके पास सोमचंद भी हो थोरचंद भी हो, क्या करोगे? सोमचंद करोगे। बट अगर 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 आपसे पूछे कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक शासक कौन था, तो उसमें सोमचंद भी हो थोरचंद भी हो, तो क्या करोगे? थोर। इस बात को पीछे तब ध्यान रखना, वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम बोलेगा, हर्षदेव जोशी या डब्ल्यू फ्रेजर। डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक भी आपका रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं 1803 के आसपास जो भी लिखी, इसने पुस्तक लिखी थी, तो इसमें इसने इस व्यक्ति का जिक्र किया कि ये इस वंश का क्या था? संस्थापक शासक था। ये प्रमाण दिए इसने। समझ गए? इतनी बात ध्यान रखती है, ठीक है। और कई व्यक्ति मानते कि थोरचंद ही पहले इसलिए इसको संस्थापक शासक माना गया है क्योंकि इससे पहले जितने राजा थे वो मांडलिक राजा हुए। मांडलिक मतलब उन्हें अंडर में काम किया, सामंत थे आपका, तो डेफिनेटली पहला शासक ये था, स्वतंत्र शासक था। समझ गए? इसलिए उसके इस स्वतंत्र शासक होने के नाते इसको इस वंश का पहला प्रथम शासक भी माना आपका। ऐसे प्रमाण भी उपलब्ध है आपका। एक तो प्रमाण ये वाला है। हाँ जी, बताइए बताइए। यशवंत सिंह कटौच ने भी नहीं माना है ना थोरचंद को? यशवंत सिंह कटौच ने अभी तो मुझे जानकारी है नहीं, शायद मे भी हो सकता है ना, ऐसा मैं अभी मुझे ध्यान नहीं है आपका, हो सकता है कटौच साहब ने भी माना हो, इतिहासकार हैं। यशवंत सिंह कटौच का नाम पता ना? पता ना आपका? अभी चर्चे में, क्यों चर्चे में? हाँ, अभी हाल में आपको यशवंत सिंह कटौच, ये तुम्हारा काम भी होगा, ये तुम्हारे काम, इन्होंने एक काम बढ़ाया तुम्हारे लिए आपका। यशवंत सिंह कटौच के बारे में आपने, इनके बारे में क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति परिचय में, घर पे आपने एक काम करके लाना यशवंत सिंह कटौच, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बहुत अच्छा। उन्होंने क्वेश्चन क्या है? यशवंत सिंह कटौच माने जाने इतिहासकार हैं यशवंत सिंह कटौच। तो यशवंत सिंह कटौच के बारे में अब अभी, क्योंकि अभी हाल में इनको पद्मश्री, क्या पद्मश्री सम्मान दिया गया, तो इतिहासकार उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटौच के बारे में अपने पूरी जितनी बातें उनको लिखना है उसमें, अपने व्यक्ति परिचय, जो हमारा सीरीज चलता है ना व्यक्ति परिचय लिखना आपका। अब यशवंत सिंह कटौच ने भी कहा, तो देखना पड़ेगा मुझे, अभी मेरे पास अवेलेबल है जानकारी, हो सकता कहा उन्होंने भी, ठीक है। तो एक प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मुझे जिसकी जानकारी है, एक सेकंड, ये तो पहला प्रमाण ये था, फर्स्ट एविडेंस इसके संस्थापक होने के विषय में जोशी साहब और फ्रेजर साहब ने दिया है। और दूसरा जो प्रमाण दिया, एक दस्तावेज है, किंगडम ऑफ नेपाल। क्या बोला हमने? एक बुक है, मतलब एक बुक है। दूसरा प्रमाण जो मिला है वो किंगडम ऑफ नेपाल से मिला है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी है हैमिल्टन ने, जॉर्ज हैमिल्टन नाम उसका आपका, हैमिल्टन करके ये राइटर है आपका। तो हैमिल्टन साहब ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या था आपका? किंगडम ऑफ नेपाल। तो इस किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक में भी थोरचंद को ही कुछ प्रमाण उसके संबंध में दिए कि थोरचंद ही इस वंश का, सोमचंद नहीं बल्कि आपका थोरचंद इस वंश का क्या था? संस्थापक आपका। मैं इतिहासकार मतभेद होता ही है आपका, हो सकता है अभी कोई इतिहासकार को कोई और प्रमाण मिले, कोई ताम्रपत्र लेख मिले, वो बोलेगा नहीं भाई ये नहीं था, ये था। उस समय कैसा इतिहास जो जहां प्रमाण की जानकारी, जहां अभाव होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होते हैं, तो वहां पे रिसर्च होता रहता है। क्या रिसर्च होता रहता है आपका? तो ये इन्होंने बाद में रिसर्च किया होगा, तो इन्होंने माना, किंगडम ऑफ नेपाल ने भी माना थोरचंद को इस वंश का संस्थापक शासक। तो ये प्रमाण पता होना चाहिए आपका। ये बुक भी पूछते हैं, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसकी है, किसके संबंध में प्रमाण दिए, और जोशी और फ्रेजर के प्रमाण याद रहेगा। तो लिखिए जरा, इसके बारे में लिख लीजिए आप, जरा इसको लिखिए आप। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, आप कार्यकाल लिख लीजिए पहले, है ना, आगे लिखना है इसमें। लिखिए हर्षदेव जोशी तथा, लिखिए हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी तथा डब्ल्यू फ्रेजर, डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है। इसकी बुक का नाम ब्रैकेट में लिख सकते हो ना, लिख लें आप, इसकी बुक का नाम ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, यहां लिख, कहां लिखे, यहां लिखे, लिखना इसका बुक का नाम पूरा डिटेल, इसकी बुक का नाम आपका वो है रिपोर्ट ऑन, हाँ भी बता रहा, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। 1803 में, डेट भी लिखना, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, 1803 में पुस्तक लिखी इस फ्रेजर साहब ने, है, बुक का नाम भी लिख लीजिए, काम आएगा। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, 1803 के आसपास ये पुस्तक लिखी, सॉरी 1803 है, 1813, सॉरी इसको सही कर लेना उसे, सॉरी इसको सही कर लेना, 1813 ये,
थोड़ा सही कर लेना, बुक करना। रिपीट कर लो मैं आपका। हर्षदेव जोशी तथा डब्ल्यू फ्रेजर ने, लिखिए पुस्तक का नाम आपने लिखा होगा ब्रैकेट में, ने थोरचंद को, थोरचंद को, थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक शासक माना है। थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक शासक माना है। संस्थापक शासक माना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका। द्वितीय प्रमाण मतलब इसके राजा, द्वितीय प्रमाण, सीधे लाइन, द्वितीय प्रमाण, दूसरा प्रमाण क्या है इसके राजा के, ये राजा इस पद का संस्थापक शासक था। सेकंड प्रमाण क्या था, उस पुस्तक का नाम लिखिए सीधे, किंगडम ऑफ नेपाल। दूसरा प्रमाण है, ये पहला प्रमाण है जोशी और फ्रेजर का, और दूसरा प्रमाण किसका है, चलेगा ना शॉर्ट में। द्वितीय प्रमाण जो दिया है इसके संस्थापक शासक मानने के संबंध में, वो दिया है, बुक का नाम है किंगडम ऑफ नेपाल। क्या नाम है, और हैमिल्टन ने लिखी है आपका, हैमिल्टन ने, लेखक हैमिल्टन है, किंगडम ऑफ नेपाल का लेखक है हैमिल्टन। कोई बहुत ज्यादा बातें कोई लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस कॉपी भरनी नहीं है, मैं खाली काम की बातें लिखनी है हमें, समझ गए ना। जब नाम आएगा तभी आप लिखोगे वैसे, वरना आप जब इसका संस्थापक में नाम नहीं आएगा, नाम भी आएगा तो सोमचंद ही करोगे आप, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें सोमचंद को आंसर माना है। हाँ, लेकिन जब इसका पर्टिकुलर नाम देगा तब जाके आप इनके नाम ही लिखोगे आप, समझ गए। वैसे नॉर्मल पूछेगा तो सोमचंद करोगे आप, है ना। चलो हो गया। अब इसमें नेक्स्ट राजा रहता है इंपॉर्टेंट राजा जो आपका, ठीक है, 25वें नंबर का सीधे, नाम तो उसका कल्याण चंद, सॉरी कल्याण चंद से बाद त्रिलोक, नाम था त्रिलोक चंद आपका, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। त्रिलोक चंद, पहले टाइम पीरियड लिख लीजिए त्रिलोक चंद का। ये लगभग रहा 1296 से 1303 तक, 1296 से 1303 तक। वो डेट आपको कोई ऐसी जरूरत है नहीं याद करने की। सोमचंद का ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस थोरचंद का ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण राजा के डेट याद रखिए। चलो, सबका पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ पांडे साहब कहते हैं आपको, बद्रीनाथ बता, उन्होंने लिखा, वो लिखाने की जरूरत नहीं आपको, इन्होंने इसका कार्यकाल कुछ और माना है, समझ गए आपका, कोई इतिहासकार अलग मानते हैं आपका, तो ऐसे जगह जहां कॉन्ट्रडिक्शन होता है डेट लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो ध्यान रखना, त्रिलोक चंद के बारे में ध्यान रखनी है आपने। इसने क्या किया था, एक तो इसने क्या किया, नैनीताल क्षेत्र में, नैनीताल का जो भीमताल है, भीमताल, नैनीताल में भीमताल आपका, तो एक तो इसने भीमताल में किले का निर्माण करवाया, भीमताल में किला, एक किला बनाया इसने। एक दो काम किए इसने, एक तो इसने राज्य का विस्तार किया अपने, क्या आपका कुमाऊं क्षेत्र पर, इनका जो सीमित क्षेत्र चंपावत तक थे आपका, अब इसको राज्य को उसने आगे बढ़ाया आपका। छकाता परगना, नैनीताल को पहले बोलते थे छकाता परगना, छकाता परगना मतलब आपका 60 झीलों का नगर हुआ करता था ये, 60 से अधिक झीलें थी, तो छकाता किसका प्राचीन नाम था, नैनीताल का। छकाता शब्द में 60 से अधिक झीलें थी यहाँ पर, आज भी बहुत सारी झीलें मिलती है नैनीताल में। तो इसने अपने राज्य का विस्तार किया, इसने छकाता परगना से लेकर पाली पूरा क्षेत्र जिसने राज्य का विस्तार किया। और दूसरा, उसने राज्य के विस्तार के साथ साथ अपने राज्य को और मजबूत करने के लिए एक किला तो आपने देखा था, राजभुंगा किला था, लेकिन एक ऐसा ही किला इसने कहां बनाया आपका, भीमताल में भी इसने एक किले का निर्माण कराया था। मैंने दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो राज्य का विस्तार कराया और दूसरा भीमताल में किले का निर्माण कराया, बस दो ही काम इसने किए अपने राज्य में। तो लिखिए इसमें, इसके बारे में लिखिए, त्रिलोक चंद ने त्रिलोक चंद ने अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया तथा
छकाता, ये लिखा मैंने, छ है, काता, छकाता परगना, तो बता नैनीताल वाला क्षेत्र जो परगना तथा इसने छकाता परगना को विजित किया, मतलब जीता, मतलब विजित किया। बात समझो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, त्रिलोकचंद ने पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए, जो उसकी पश्चिमी सीमा थी, राज्य की सीमा थी, त्रिलोकचंद ने पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए, भीमताल में, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया। भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया। भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया। प्रियंका जी पूछिए कहा तो पूछो। 6 जिले नहीं, छकाता मतलब 60 झीलें लेक्स। जो छकाता परगना था ना, प्राचीन समय में नैनीताल को बोलते थे आपका, है ना, पहले 60 झीलों का नगर हुआ करता, झीलें हैं ही वहां, बहुत सारी झीलें आपका, तो छकाता परगना बोलते थे इसका आपका। नैनीताल नाम तो बाद में पड़ा, नैनी झील के नाम पे बाद में इसका नाम, अच्छा नैनी झील तो पहले से बोलते थे आपका, धीरे धीरे अंग्रेजों ने नाम उसका नैनीताल रखा, ऐसे धीरे धीरे। नैनी झील तो पहले से था, नैनी नगर पहले से था उसका, है ना। ये क्षेत्र था पूरा। तो मुझे लगता है कि त्रिलोकचंद के बारे में इतनी बातें काफी सफिशिएंट है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट राजा। अब लिखिए नेक्स्ट राजा का नाम लिखिए जरा सा। नेक्स्ट राजा रहेगा 28वें नंबर का लिखोगे सीधे अब, ठीक है। 28वें नंबर का लिखोगे अभयचंद, 28 नंबर का, जो जिनके बारे में प्रमाण को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सीधे लिखिए अभयचंद। अभयचंद लिखिए, अभयचंद। अभयचंद का टाइम पीरियड लिखोगे आप, पहले टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1344 से 1344 से 1374, 1344 से 1374 तक आपका, 1374 तक, 1344 से 1374 तक, ठीक है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक जो आपको ध्यान रखनी है, ये इस वंश का पहला शासक था। किस वंश का? इससे पहले जितने भी 27 राजा हुए, इन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं, मतलब जो काम इसने किया, मतलब अब क्या काम किया इसने, तो कहने का मतलब ये इस वंश का पहला शासक था जिसके प्रमाण, जिसके बारे में जानकारी स्वयं के अभिलेख से मिलती है। अभी तक तो जो राजा थे उनके बारे में दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा आपका, लेकिन इसका क्या था आपका, स्वयं का क्या था आपका, अभिलेख था, मतलब कोई अभिलेख मिला इसका। तो पहला शासक था जिसकी जानकारी हमें क्या मिलती है आपका, इसके स्वयं के अभिलेख से मिलती है। जो अभिलेख इसने लिखे थे आपका अपने विषय में आपका, उनसे इतिहास पर वही जानकारी इतिहास में ली आपका। तो पहला शासक कौन था चंद्रवंश का, जिसकी जानकारी स्वयं के अभिलेख से मिलती है। तो एक अभिलेख तो इसका मिलता चंपावत से, एक अभिलेख मिलता चंबोली क्षेत्र से मिलता था अभिलेख इसका, समझ गए। तो उसमें स्वयं लिखा था, स्वयं के द्वारा लिखा गया था अभिलेख, कहने का मतलब है। तो लिखिए इसमें जो काम की बात है, लिखिए लिखना, पहला पॉइंट लिखना आपका, अभयचंद प्रथम चंद शासक था। लिखिए अभयचंद प्रथम चंद शासक था, प्रथम चंद शासक था, जिसके बारे में जानकारी जिसके बारे में जानकारी जानकारी इसके स्वयं के अभिलेख से, जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेख से, इसके स्वयं के अभिलेख से प्राप्त होती है। स्वयं के अभिलेख से प्राप्त होती है, स्वयं के अभिलेख से प्राप्त होती है।
देखिए अभयचंद के, लिखिए अभयचंद के, अभयचंद के 2 अभिलेख प्राप्त हुए, उनका नाम लिख लीजिए, कहीं पूछते तो वो भी काम आएगा। 2 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, एक था मालेश्वर जैन अभिलेख, यहां लिख लो मैं आपका, उसका नाम था मालेश्वर जैन अभिलेख, ये मेरा चंपावत से मालेश्वर जैन अभिलेख। एक तो इसने ये वाला लिखा था, और दूसरा नाम भी लिख लीजिए आपका चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख, यहां लिख लो मैं चौकनी, चौकनी बोरा मंदिर, चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख, ये मेरा चमोली से मिला भाई, ये 2 अभिलेख, मालेश्वर जैन अभिलेख और चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख, ये चमोली से प्राप्त हो गए। बताओ हो जाएगा, हो जाएगा ना, चलो। अब हमारे पास नेक्स्ट राजा जो आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा फिर, मतलब ये। सर हाँ एक जी, चीज नहीं समझ में आई सर, जैसे आपने ये बताया ना, पहला अभिलेख जो था अभयचंद के 2 अभिलेख प्राप्त हुए मालेश्वर जैन से, हम्म, और चौकनी बोरा मंदिर, तो दोनों अभयचंद के ही मिले? हाँ अभयचंद के बारे में, हाँ स्वयं इसने लिखे थे मतलब, अच्छा, मतलब जो स्वयं दोनों ही स्वयं हाँ लिखे हुए इसने थे? लिखे थे दोनों ही, इसने लिखे, इसके द्वारा लिखे गए थे, जो इसके विषय में जानकारी प्रदान करते हैं हमें इतिहास ओके में। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट राजा लिखिए आप। ठीक है, नंबर आएगा 29, 28 लिख लिया आपने ना, अभयचंद का नंबर कौन सा लिखा था, 28 लिखा था ना, ठीक है 29 लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जहाँ पे महत्वपूर्ण है तो उसको थोड़ा सा आपने इस प्रकार भी लिखना, जहाँ पे मतलब क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं मतलब। ठीक है, लिखिए 29वां राजा लिखिए, क्या नाम बोला मैंने आपका, ज्ञानचंद प्रथम, क्या बोला, ये इसी का नाम है, इसको यहीं लिखना आपका, इसे बोलते हैं गरुड़ ज्ञानचंद, क्या बोलते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद, इस नाम से फेमस हुआ ज्ञानचंद, ये लिख लीजिए पहले, पहले नाम लिख लीजिए आराम से, फिर इसके काम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए पहले आप, टाइम पीरियड हमने कहां पे खत्म किया था उसका, हाँ 74 में यहीं से स्टार्ट किया उसने, 1400 से, और 1419, कई इतिहासकार 20 मानते हैं, लेकिन 1419 20 के आसपास कह दिया, मतलब मैंने कहा ना आपको किताबों में बहुत सारे मतभेद मिलेगा, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है, कई किताब आपको बताएंगे अजय सिंह रावत 19 कहते हैं, हमारे पास अलग अलग राइटर आपका देखेंगे, उसको कोई 20 कहता है उसमें, समझ गया, घनश्याम जोशी साहब 20 कहते हैं, तो वो मान्यता ही यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपका 1374 से 1419 तक इसका काम, इसका क्या था, टाइम पीरियड था, किसका, ज्ञानचंद प्रथम का, मतलब इसका मतलब ज्ञानचंद द्वितीय भी रहा होगा ना, ज्ञानचंद द्वितीय भी मिलेगा हमें आपका, तो ज्ञानचंद प्रथम, लेकिन ये जो उपाधि थी इसकी गरुड़ ज्ञानचंद उपाधि थी इसकी, क्या था, गरुड़ इसको उपाधि मिली थी, तो गरुड़ ज्ञानचंद से कहा गया, हम देखेंगे उपाधि किसने दी, क्यों दी, क्या दी, वो सब कहानी से देखेंगे, इसको समझना पहली बात, इसमें ध्यान देना। पहली पहली बात आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, इस व्यक्ति ने, ज्ञानचंद प्रथम ने लगभग कुमाऊं क्षेत्र पर, चंद वंश पर लगभग 45 वर्षों तक, आप इसको देख लीजिए, इसका लगभग कितने वर्षों तक, 45 वर्षों तक इसने क्या किया, शासन किया। तो कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबा, अभी तक जितने भी राजा हुए, सबसे अच्छा क्वेश्चन जाएगा कि कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंश में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस राजा का रहा, तो ये रहा, इसका रहा, तो कह सकते हैं पहला क्वेश्चन, सबसे सबसे लंबा कार्यकाल, लगभग 45 वर्ष तक कोई ऐसा राजा बना नहीं जो लगभग 44 से 45 साल तक जिसने चंद वंश को संभाला हो, मतलब
तो पहली बात तो लगभग सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा उसका रहा। समझ गए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना इसके विषय में, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, ये पहला शासक था, क्या था, प्रथम शासक था। इससे पहले अभी तक देखा था आपने कि किसी के दिल्ली से संबंधित, मतलब कोई भी राजा ऐसा नहीं था तो दिल्ली मिलने जाता था, मतलब और उसमें दिल्ली में राजा रहेंगे भैया। उस समय तुगलक वंश का शासक था, इतिहासकार बताते हैं आपका फिरोज शाह तुगलक। आपका उस समय फिरोज शाह तुगलक FST तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक उस समय दिल्ली का शासक था। भाई दिल्ली में सबसे बड़ा उस समय दिल्ली में थे, बाकी सब छोटे राजा थे, उसके अंडर में काम करते थे आपका वो बड़े। जैसे जब मुगल दिल्ली में बैठे होंगे तो ऐसा थोड़ी कि भारत में राजा नहीं रहेंगे, सब तो राजा थे मतलब, लेकिन उनके अंडर में काम करते थे लोग भी, डर था मतलब। समझ गए। तो उस समय का फिरोज शाह तुगलक कहाँ का राजा था आपका, दिल्ली सल्तनत। पढ़ा आपने मध्यकालीन भारत आप पढ़ होंगे तो दिल्ली सल्तनत का मतलब वहां पर आपका तुगलक वंश का शासक था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो पढ़े होंगे आपने। पागल बादशाह जैसे बोलते हैं आपको, रक्त पिपासु बोलते हैं इसे, बोलते आपको उसकी नीति के कारण क्या नीतियां थी सब आप इतिहास में देखा होगा आपने, पढ़ोगे नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे मिडिवल हिस्ट्री में। तो उस समय दिल्ली में किसका शासन था, FST का आपका। तो यहाँ पे जाता वो मुलाकात करता, पहला शासक था जो दिल्ली जिससे भेंट की। वो ऐसा आएगा कि दिल्ली सल्तनत में भेंट करने वाला, राजा से भेंट करने वाला पहला शासक कौन था, ज्ञान था आपका। अब इसे भेंट क्या की थी आपको बता लो मैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड हमारा है, तराई क्षेत्र जो था आपका, तराई क्षेत्र में जितना भी होता था क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र था, यहाँ पे अन्न उत्पादन होता था, समझ गए। टैक्सेस वहीं से लिए जाते थे आपका। तो तराई क्षेत्र पहले किसका शासन था आपका, एक राजपूत कटेहर वंश के लोग थे आपका, यहाँ पे उनका आधिपत्य था। तो इसने दिल्ली भेंट किया कि मुझे क्षेत्र मुझे चाहिए साहब, क्या मुझे चाहिए आपका। तो इसको करने के लिए इसने क्या किया आपका, राजा को खुश किया, पहले प्रसन्नचित किया मतलब आपका, ठीक है। तो इसकी वीरता को देखकर, समझ गए, इसकी महत्वाकांक्षा को देखकर बड़ा प्रसन्नचित हुआ कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो कहते हैं इसने क्या किया उसके बाद, इसके बाद क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसे ये वाली जागीर इसे सौंप दी, जो तराई क्षेत्र की जागीर आपका है इसको सौंप दी, और साथ ही साथ इसको उपाधि भी दी आपका, गरुड़ की उपाधि। क्या दी आपका, ये भगवान विष्णु का उपासक भी था कहते हैं आपका, और इसका भगवान विष्णु का राज जो चिन्ह होता है वो गरुड़ होता है। तो उसने इस चिन्ह भी, सिंबल भी यूज किया, उसका यूज भी किया उसने। तो कहते हैं इतिहासकार बात है, सिंबल उसका वो भी था, एक उपाधि प्राप्त की इसने, गरुड़ की उपाधि। क्या आपका, गरुड़ की उपाधि। तो गरुड़ की उपाधि इसको दी गई, किसके द्वारा दी गई थी आपका, दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, इसका जो सबसे विश्वास पात्र सेनापति था, ये हमने देखा आपका। अब आता है नेक्स्ट इसका विश्वास पात्र सेनापति, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, उसका नाम था नीलू कठेत, कठायत बोलते हैं सबका, एक कठायत भी होगा ऐसा ना, नाम ऐसे भी लिखेंगे, नीलू कठेत या नीलू कठायत, सुना इसके बारे में आपने। इसका सबसे विश्वास पात्र आदमी जो था, मतलब राजा, कोई भी राजा जितने भी युद्ध लड़ेगा आपका, उसमें जितने भी युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी सेनापति को रहता है। राजा कभी, अकबर ने इतने सारे युद्ध लड़े, तो अकबर कौन सा युद्ध में गया, समझ गए, सेनापति थे आपको उसके भेजे हुए। मतलब राजा की प्रबलता, महानता उसकी सेना से आगे जाती थी, जिसके बाद जितने सेना, मजबूत सेना, वो मजबूत सेनापति उतना प्रसिद्धि राजा। तो इसका भी सेनापति कौन था आपका, नीलू कठायत था आपका। मतलब इसने पूरे 45 सालों तक शासन किया, लेकिन पूरा विश्वास के साथ इस राजा का सेवक रहा है आपका। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में, इससे एक सेनापति और था, आपको बता लो पहले इसके बारे में बता लो। नीलू कठेत जो था, इसको इसने उपाधि दी थी आपका, कुमाऊं खिल्लत। क्या आपका क्वेश्चन है, कुमाऊं खिल्लत उपाधि किसकी थी, तो थी आपका नीलू कठेत। एक उपाधि, एक टाइटल मैं बता रहा हूँ, स्पेशली सेनापति में भी आपका इनकी प्रॉपर पोशाक होती थी पहले, एक टोपी होती थी, प्रॉपर पोशाक जो होता है ना, एक सेनापति मतलब अलग। जैसे आप ड्रेसेस देखते हो, दरोगों की ड्रेस अलग होती है, पुलिस में डिपार्टमेंट सेना में देखते होंगे तो प्रत्येक ड्रेस का कलर होता है, स्टार लगे होते हैं, है ना, पट्टियां लगी होती हैं। तो वैसे उसको अलग करने के लिए आपका, और लोगों से अलग दिखाने के लिए, जैसे बाकायदे कुमाऊं खिल्लत जो उपाधि थी, उपाधि तो के साथ साथ आपका उसका ड्रेस कोड भी अलग होता था। मतलब क्या होता था, ड्रेस कोड भी अलग होता था आपका। तो कुमाऊं खिल्लत की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नीलू कठेत था। और नीलू कठेत को किसने दी थी, गरुड़ गांधी था। अब ध्यान देना, इसका एक सेनापति और था, उसका नाम था जस्सा कमलेखी। क्या नाम था, एक तो विश्वास पात्र आदमी था आपका, लेकिन एक व्यक्ति और था, वो भी ठीक ठाक सेनापति इसका था, जस्सा कमलेखी।
तो जस्सा कमले की चिढ़ता था इससे, नीलू कठेत से, कि भाई राजा का प्रिय है, किस प्रकार से कुछ ना कुछ किया जाए भैया, हमारा तो कोई नाम ही नहीं आता है ना, स्वामी भक्त हम भी करते हैं, होता ही आपस में, है ना। तो इसने क्या किया, कहते हैं कि इसने क्या किया, इसने भड़का लिया, जस्सा कमलेकी ने क्या किया, राजा को भड़का लिया इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? मतलब राजा को गलत गलत सूचनाएं दे दी जस्सा कमलेकी ने कि नीलू कठेत ऐसा ऐसा ऐसा, इसने आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, वो इसकी प्लानिंग है इस प्रकार की आपका, ठीक है। अब बेचारा बूढ़ा भी हो चुका था आपका, तो थोड़ा उसका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होने बैठ गया आपका, जैसे कहीं ऐसा है, सच में तो नहीं आपका, समझ गया आपका। तो कहते हैं इसने क्या किया आपका, जीवन के अंतिम दिनों में इस नीलू कठेत के, इसको तो कैद बना, बंदी, कोई बोलते मार लिया था, कहीं बोलते बंदी बना लिया था आपका, लेकिन इसके बेटों की आंखें निकाल दी थी आपका, ये आंखें निकालने का बड़ा रिवाज था इसमें, आप देखोगे आंखें निकालते थे सीधे आपका, सजा के तौर पर सबसे पहले आपका आंखें निकाली जाती थी आपको, समझ गए। तो कहते हैं आपका इसकी भी, इसको मार भी दिया था, इसकी आंखें निकाल दी गई, इतिहासकार बताते हैं, लेकिन इसके दोनों बेटों की आंखें निकाल दी थी, मतलब तो उसको विश्वास का जो विश्वास पात्रता इसने दिखाई थी आपका, उसका फल मिला आपका ये वाला आपका। हालांकि बाद में उसको पछतावा हुआ, नीलू कठेत के जब उसने ऐसा सजा दिया आपका, बाद में इसको पछतावा, जब लोगों ने पब्लिक भड़की, मतलब कि आपने क्या कर लिया, वो तो विश्वास पात्र आदमी था भैया। तो ये भी घटनाक्रम देखा गया, नीलू कठेत और जस्सा कमलेकी का मनमुटाव, और उसमें आपका राजा का हस्तक्षेप करना, ये भी हमें कहाँ देखने को मिला, इस ज्ञानचंद के समय को। इसके समय में एक ताम्रपत्र लेख मिला, अभी हाल में एग्जाम में पूछा गया था, उस ताम्रपत्र का नाम था गोबासा या गोबास ताम्रपत्र लेख। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया, कुछ समय पहले पूछा गया था कि गोबासा या गोबास ताम्रपत्र लेख ये मिला चंपावत से। कहां से मिला? वो किस राजा से संबंधित था, ये पूछा गया था अभी हाल में ही। ये था किससे, किसके बारे में? गरुड़ ज्ञानचंद के विषय में था आपका, समझ गए। एक ताम्रपत्र और मेरी जानकारी में और लिखा मैंने आपका, उसका नाम था सेरा खड़कोट ताम्रपत्र लेख। सेरा बोले तो सौर सेरा क्षेत्र, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र जो ना, सौर सिरा सेरा, सुना आपने आपका? अरे सौर क्षेत्र सुना, सौर क्षेत्र बोलते पिथौरागढ़ को, सौर घाटी नहीं सुना? तो वही था सौर सिरा सेरा। तो मैंने कहा सेरा, उसका नाम सेरा खड़कोट, क्या था? सेरा खड़कोट ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख का मतलब होता है तांबे के पत्र पर लिखा गया हो, मतलब आपका पत्थर लेख में पास पत्थर पर लिखा गया हो। वो तो अलग चीज हो गई, वो तो भोजपत्र हो गया, वो भोजपत्र हुआ। ताम्र वाला ताम्र, हाँ वो भोजपत्र हुआ। भोजपत्र होता है आपका, अलग होता है भोजपत्र। पहले तो भोजपत्र वृक्ष होता, उसकी पत्तियां छाल भी होती थी आपका, और पत्ते भी होते, मतलब छाल ज्यादा होती थी आपका, तो पांडुली भी बनती थी, हंसते लिखी जाती थी आपको उसमें, आपका वो छाल होती थी आपका। उस पेड़ का नाम भूल रहा हूं मैं, कौन सा भोजपत्र भी था, एक पेड़ और भी था, भुर्ज करके पेड़ होता था, पता नहीं क्या था आपका पेड़, उसकी छाल पर लिखते थे आपका। ताम्र मतलब तांबे का पत्र, तांबा होगा तो तांबा होगा, तांबे पर पट्टियां होती है ना पीछे, पतली पत्तियां होती तांबे में आपका, वो मिटती जल्दी नहीं है। पत्थर वाला मिट जाएगा तो उसको बहुत संरक्षित रखना पड़ेगा। जैसे अभी कालसी सेरा लेख है, कितना संरक्षित उस पत्थर को रखा गया, अंदर छुपा के रखा गया पत्थर। हो सकता है भूकंप पत्थर टूट गया, हो सकता ना, तो उसमें लिखा गया, अब क्या लिखा पता नहीं, लेकिन वो फोटो खिंचवा लेते, चलो लिखा है कुछ, अभिलेख कुछ तो है, मतलब अभिलेख लेख, उसमें भाषा हमारी संज्ञान से बाहर है वो, लेकिन लिखा है ना कुछ, तो वैसे मतलब ताम्रपत्र लेख। तो गोबाशा और सेरा खड़कोट जो पिथौरागढ़ से मिला, इन दोनों ताम्रपत्र लेख में किसके बारे में जानकारी मिली है? ज्ञानचंद के विषय में आपको मिला, ताम्रपत्र मिला आपको। कैसा बना बदल दिखा लो, देखो दिख गया। जैसे नाम होगा ना भाई, जैसे शिलालेख हो गया तो शिला पे लिखा गया, पत्थर पे लिखा गया, है ना। कप मार्क्स हो गया तो जो ओखलियां होते पे लिखा गया। त्रिशूल लेख हो गया, त्रिशूल पे लिखा गया। ताम्रपत्र लेख हो गया, ताम्र पे लिखा गया आपका, समझ गए। तो जैसे होगा मृदभांड लेख हो गया, मिट्टी के बर्तन में लिखा गया, तो जो जैसे लिखा गया वहां पे। चलो तो आप समझ गए इस बात को, ठीक है। चलो जी लिखिए, इसमें लिखिए जरा, इसके बारे में लिख लेते हैं हम। लिखिए, पहले तो आपने ज्ञानचंद प्रथम के बारे में ये लिखा होगा जी, लिखा। अब लिखिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए ज्ञानचंद ने लगभग 45 ज्ञानचंद ने लगभग 45
वर्षों तक, 45 वर्षों तक कुमाऊं क्षेत्र पर, आराम से लिखिए और याद करके लिखिए। ज्ञानचंद ने लगभग 45 वर्षों तक कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया, कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। फुल स्टॉप, आगे लिखिए इसमें आपका ज्ञानचंद, आगे लिखिए इसमें ज्ञानचंद चंद राजवंश की, ज्ञानचंद चंद राजवंश की, ज्ञानचंद चंद राजवंश की राजगद्दी पर, चंद्रवंश की राजगद्दी पर, राजगद्दी पर सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक पदासीन रहा, मतलब पद पर बैठा रहा, मतलब है पदासीन रहा, पद पर बैठा रहा, मतलब पदासीन रहा। अपने हिसाब से देख सकते हो कि बैठने वाला शासक था, पदासीन रहा, जैसे भी लिखोगे आप लिखना फिर। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए। ज्ञानचंद प्रथम, ज्ञानचंद फर्स्ट मतलब है, ज्ञानचंद प्रथम पहला चंद शासक था, चंद डायनेस्टी का मतलब है। ज्ञानचंद प्रथम प्रथम चंद शासक था, प्रथम चंद शासक था जो, जिसने लेना, जिसने जिसने दिल्ली जाकर, दिल्ली जाकर जाकर तुगलक वंश के शासक, तुगलक वंश, दिल्ली जाकर तुगलक वंश के शासक, दिल्ली जाकर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से भेंट की, मुलाकात की, मतलब भेंट की। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद प्रथम को, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद प्रथम को तराई क्षेत्र की जागीर, तराई क्षेत्र की जागीर जो प्रॉपर्टी थी, मतलब है तराई क्षेत्र की जागीर, तराई क्षेत्र की जागीर प्रदान की, तराई क्षेत्र की जागीर प्रदान की तथा गरुड़ की उपाधि, गरुड़ की उपाधि, उपाधि से विभूषित किया, मैं उसको प्रदान किया, मतलब विभूषित किया, गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया, मतलब उसको दी, मतलब उपाधि, गरुड़ की उपाधि भी दी, मतलब है गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया, विभूषित किया या प्रदान की, जो अपने हिसाब से आप शॉर्ट में लिख सकते हो, शब्दों में जहां पे दिक्कत आती है आपको बस याद करना है, कोई इसमें कोई है ना, पता होना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तब इसे क्या कहलाए, समझ गए ना, मतलब पहले क्या था इसका नाम प्रथम, तब बाद में क्या बनाए गरुड़ ज्ञान, जब उपाधि दी गई इसको है। चलो जी नेक्स्ट लिखिए। सौर क्षेत्र, सौर बोले तो जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, सौर घाटी मतलब लिखना, सौर क्षेत्र, सौर क्षेत्र को विजित करने वाला, जीतने वाला, मतलब सौर क्षेत्र को विजित करने वाला, जीतने वाला, जीतने वाला ज्ञानचंद, ज्ञानचंद प्रथम शासक था, इससे पहले किसी राजा ने जीता नहीं था, मतलब प्रथम शासक था, प्रथम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लेना नीलू कठैत,
नीलू कठैत या कठैत भी कहा है, नीलू कठैत मिलेगा, कठैत मिलेगा, ऑब्लिक करके लिख लेना। नीलू मतलब है नीलू कठैत। ज्ञान गरुड़ ज्ञानचंद का, अब गरुड़ ज्ञानचंद लिखिए। क्या लिखा आपने? नीलू कठैत, हाँ गरुड़ ज्ञानचंद का प्रमुख सेनापति था, प्रमुख सेनापति था। फुल स्टॉप, आगे लिखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट ये। ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद ने गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठैत को, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठैत को, यहां लिख रहा हूं मैं, कुमैया खिल्लत, कुमैया खिल्लत, कुमैया खिल्लत। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठैत को कुमैया खिल्लत, कुमैया खिल्लत की उपाधि प्रदान की, तथा तथा नीलू कठैत को, देखो कठैत को यहां लिखना, और रौत भूमि, रौत भूमि, और रौत भूमि, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में रौत भूमि क्या थी आपका? बहादुरी के बदले, बहादुरी के लिए लिखना आपका, बहादुरी के लिए दान दी जाने वाली भूमि, रौत भूमि लिखना आपका, बहादुरी के लिए, बहादुरी के लिए दान दी जाने वाली भूमि, बहादुरी के लिए दान दी जाने वाली भूमि। बात समझिए आपका? तो मतलब इतना बहादुर था आपका, जब भी कोई रौत भूमि, ऐसी भूमि थी आपका, बहुत सारी भूमि थी, रौत भूमि, विष्णु प्रति भूमि, ऐसी भूमि मिलेंगी आपको, ठीक है। तो जो व्यक्ति बहादुर होगा, मतलब जो अपनी सेना में बहादुरी दिखाएगा, तो उसको इनाम के तौर पर रौत भूमि मिलती थी। रौत भूमि मतलब बहादुरी के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि को बोलते हैं। तो इसको एक तो इसकी बहादुरी के लिए रौत भूमि प्रदान की, और साथ में क्या, कुमार खिल्लत, मैंने कहा इसकी पूरी पोशाक थी, पोशाक होती थी, एक टाइटल था कुमार खिल्लत, मतलब कि कुमार खिल्लत फला फला सिंह पधार रहे हैं, ऐसा ना एक टाइटल जैसे होता था राजा महाराजा के समय, जैसे इसका बड़ा वर्चस्व था, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, ज्ञानचंद प्रथम ने, एक गरुड़ ज्ञानचंद लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गया। गरुड़ ज्ञानचंद ने, गरुड़ ज्ञानचंद ने जस्सा कमलेखी, इसका दरबारी था, वो भी सैनिक था, मतलब दरबारी भी था, सैनिक, कहीं सैनिक बोलते हैं। जस्सा कमलेखी, जस्सा कमलेखी, गरुड़ ज्ञानचंद ने जस्सा कमलेखी, जस्सा कमलेखी लिख लो ना, जस्सा कमलेखी के बहकावे में आकर, जस्सा कमलेखी के बहकावे में आकर जस्सा कमलेखी के बहकावे में आकर नीलू कठैत की, नीलू कठैत को मरवा दिया, लिखना मरवा दिया, ऐसा कहते हैं, मरवा दिया, नीलू कठैत को मरवा दिया, तथा उसके बेटों की आंखें निकलवा दी, उसके बेटों बेटों की आंखें निकलवा दी, मतलब जब उसको भड़काया गया ऐसा करके निकलवा दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपका, गोबास या गोबासा है, कहीं गोबासा भी, कहीं गोबास भी है, गोबासा या गोबाश ताम्रपत्र लेख, गोबाश या गोबाशा ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख, तथा, तथा लिखिए आपका सेरा खड़कोट, सेरा खड़कोट, यहां लिखा मैंने
सेरा, खड़कोट। पिथौरागढ़ से मिला ये वाला है, एक चंपावत से मिला, एक पिथौरागढ़ से मिला। सेरा, खड़कोट, ताम्रपत्र लेख का संबंध। खड़कोट ताम्रपत्र लेख का संबंध गरुड़ ज्ञानचंद से है। गरुड़ ज्ञानचंद से है। गरुड़ ज्ञानचंद से। ठीक है, तो ये था भाई किसके बारे में, गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। तो आज इसमें इतना रखते हैं, तो बोर भी हो जाओगे ना, ठीक है, इतना बहुत ना, ज्यादा ठीक नहीं है। तो इतनी बातें काफी सफिशिएंट आज, है ना। आप समझ होंगे जितनी बातें पढ़ाई गई हैं। देखो इनको स्टेप बाय पढ़ते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक ही बार पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी फिर ना, नहीं समझे आप दिक्कत क्या करोगे, आप चीजों को प्रॉपर पर डे पढ़ते रहोगे, दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो अपना प्रिपरेशन आप अब बताइए मुझे, टेस्ट का पेपर कब बोल रहे थे आप? शुक्रवार को, सैटरडे को मैं भी मैं अब्सेंट रहूं तो दिक्कत आ जाएगी, मुझे रहना जरूरी है ना। अब ऐसा पेपर दे दिया फिर वो काम चला हो जाएगा, फिर पेपर को देखेंगे कहाँ पे कितने नंबर आए, एनालिसिस करेंगे। अब मैंने पेपर चलो शनिवार को करा लिया, सुरेंद्र सर करा लेंगे, फिर वही होगा, तुम अपने हिसाब से करोगे, नंबर कितना है पता नहीं, फिर मुझे फीडबैक मिलेगा नहीं आपका। तो मेन तो पर्पज है ना, फीडबैक लेना आपको, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ठीक है, सर तो फ्राइडे को करा लें, फ्राइडे को डन कर लेते हैं हम। ठीक है जी, अभी सुरेंद्र सर को मैंने पेपर दे दिया, वो जितना जल्दी टाइप करेंगे, वो तो बोला था मैंने, तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि टाइपिस्ट बीमार पड़ गया, पता नहीं क्या हो गया, जैसे तुमने बोला वैसे ही हुआ, पता नहीं क्या। मैंने पेपर दे देता पहले, मैंने बोला था आज पेपर बन गया, आज कराऊंगा पेपर में। मैंने लिखा भी था, मैंने मैसेज मंडे या ट्यूसडे। हाँ, तुमने बीमार तो कर लिया उसको भाई। हाँ, अब देखो मैंने उसमें लिखा था, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनका टाइपिस्ट बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो टाइपिस्ट कर नहीं पाया काम, वो तो मुझे अभी बताया उन्होंने आपका। तो डिसाइड तभी हुआ ना शुक्रवार, तो मैं करवा लेता, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। मैंने तो मैसेज लिखा भी था, मैं तो पहले पुराना सैटरडे पिछला जो लास्ट गया, मैंने बोला था, वो भी आपने स्किप करवाया सर। नहीं, खबरदार, अगर करवाए तो बस हम, है ना, हम तो धरना दे देंगे यहाँ पर। हमने कहा चलो धरना मत दो भाई। फिर हमने कहा, फिर उसमें आपने लिखा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दी थी आपने कि ट्यूसडे को, आपने खुद अपनी तरफ से लिखा ट्यूसडे, किसने लिखा था वो? सर आप भूल गए, सैटरडे को रिकॉर्डेड क्लास में आपने बोला था सबको बता देना ट्यूसडे को है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ट्यूसडे। आपने भी सोमवार लिखा नहीं इसमें आपका, मैंने बोला भी होगा मंडे, अगर तो आपने ट्यूसडे लिखा जानबूझ के आपका। तो चलो नहीं आपने सर, हमने ट्यूसडे, ट्यूसडे बोला था। ट्यूसडे भी हमने कर लिया ना। फिर आज अभी पता चला कि उनका टाइपिस्ट में कोई दिक्कत आ गई है। कहीं तुमने कहीं कोई कुछ बीमार तो नहीं कर लिया भाई को? सर उनके टाइपिस्ट थोड़े बीमारी कोई रहते नहीं, हैं। अब पेपर होगा अगले हफ्ते, जो भी होगा पेपर होगा, आप ध्यान रखना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए मिलते हैं आपसे। ओके बाय सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।